कहानी सोल के एक बस स्टॉप पर शुरू होती है। ठीक भीड़-भाड़ वाले समय में मेन कैरेक्टर डिलन अपने डायरेक्टर से फोन पर बात कर रहा था। उसने कहा कि जैसे ही बस आएगी, वह जल्द से जल्द मीटिंग प्लेस पर पहुंचने की कोशिश करेगा। डायरेक्टर ने जवाब दिया कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, इसलिए वह कोई बेवकूफी भरी गलती नहीं कर सकता। डायलन ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो टाइम पर पहुंच जाएगा तभी। उसके पैरों तले जमीन हिलने लगी, मानो कोई तेज भूकंप आ गया हो। अचानक उसने स्पेस में एक ब्लैक होल देखा। उसके ठीक सामने डायलन दूसरे लोगों की तरह डर के मारे उस ब्लैक होल में घूर रहा था। खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि यह वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। अगले ही सेकंड मॉन्स्टर का एक पूरा झुंड क्रैक से बाहर निकल आया। वे गोबलिन जैसे दिख रहे थे। उनकी स्किन ग्रीन और आइज रेड थी। आसपास के लोग तुरंत इधर-उधर भागने लगे, चिल्लाते हुए कि यह एक आउटब्रेक है। डायलन जानता था कि यह आउटब्रेक एक ऐसी घटना थी जिसमें मॉन्स्टर दूसरे डायमेंशन से ह्यूमन डायमेंशन में आ सकते। ये डायमेंशनल क्रैक दूसरे डायमेंशन को ह्यूमन डायमेंशन से जोड़ता है। उसी समय लोगों ने कोशिश की जितनी जल्दी हो सके दौड़कर यह खबर देने के लिए कि प्रकोप शुरू हो गया। मेन कैरेक्टर समझ गया कि उसे भी जल्द से जल्द यहां से भागना पड़ेगा। हालांकि अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। एक छोटी बच्ची रोड पर पेट के बल गिरी हुई रो रही थी और अपनी मां को मदद के लिए बुला रही थी। डिलन तुरंत दौड़कर उसके पास गया और उसे रोना बंद करने को कहा और उसका हाथ थामने को कहा। लड़की ने उस लड़के के चारों ओर अपने हाथ और पैर लपेट लिए। लेकिन जब मेन कैरेक्टर ने ऊपर देखा तो उसे मॉन्स्टर का एक ग्रुप दिखाई दिया जो डिलन और छोटी बच्ची को मारने के लिए तैयार थे। फिर डिलन ने अपनी आने वाली मौत के लिए खुद को तैयार किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तनाव में आ गया। लेकिन जब उसने खून के छींटों की आवाज सुनाई दी तो उसे एहसास हुआ कि उसे दर्द नहीं हो रहा है। जब वो और छोटी लड़की ने अपनी आंखों को खोला तो उन्होंने किसी की आवाज सुनाई दी जो पूछ रही थी कि क्या वे ठीक है। मेन कैरेक्टर को एहसास हुआ कि वे लोग जो डायमेंशनल मॉन्स्टर को मारते हैं, वे लोग उनकी मदद के लिए आ गए हैं। डियस द्वारा चुने गए लोगों को अवेकनर कहा जाता है। उसके सामने एक आदमी खड़ा था और एक लाल बालों वाली लड़की। उसने कहा कि अब उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिलन खुशी से फूला नहीं समा रहा था, यह जानकर कि वह मौत से बच गया है। वह जल्द ही काम पर पहुंच गया और डायरेक्टर ने गुस्से से चिल्लाकर उसका स्वागत किया। उसने उसे वार्निंग दी कि यह मीटिंग बहुत जरूरी थी और डिलन उस मीटिंग में शामिल हुए बिना ही ऑफिस लौट आया। उसने कहा कि अगर उसके आसपास कोई आउटब्रेक हुआ था तो उसे तुरंत मीटिंग पॉइंट पर भागना था। नायक के साथी उसकी पीठ पीछे फुसफुसाने लगे कि उसके अनुसार वह काम के सिलसिले में जा रहा था और गेट उसके ठीक सामने सड़क पर दिखाई दिया। उसी समय डायरेक्टर ने मेन कैरेक्टर की ओर एक बैग फेंका, यह कहते हुए कि यह उसका आखिरी मौका है। डायरेक्टर ने कहा कि अगर डिलन ने शाम तक इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कराया तो वे उसे जरूर निकाल देगा। डिलन जल्द ही अपने साथ में काम करने वाले से साथ हुई घटना पर चर्चा करने के लिए बाहर गया। डिलन ने कहा कि वे ये काम नहीं करना चाहता, फिर भी डायरेक्टर ने उसे यही करने को कहा है। डिलन ने यह भी कहा कि वह भी अवेकेंड होना चाहता है और ढेर सारा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसके साथी ने उसे इस बारे में सोचना बंद करने की सलाह दी। लेकिन डिलन ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि अगर वह अपने फेवरेट गेम के अवेकन मेज जैसा बन सके तो कितना अच्छा होगा। उसने कहा कि यही एकमात्र चीज है जिस पर वह पूरी तरह से डिपेंड हो सकता है। हालांकि उसका साथी कहता है कि वह बकवास करना बंद करे और उसकी बस आ गई है। फिर डायलन जाते हुए अपने साथी से अलविदा लिया और कहा कि वे कल फिर मिलेंगे। साथी ने गुड लक विश किया कि इस बार उसे जरूर कामयाबी मिलेगी। जब वह सही जगह पहुंचा तो शाम के 6 बज चुके थे। डिलन थोड़ा दुखी था कि उसे इस घटिया कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराने के लिए इतनी दूर आना पड़ा। उसे यकीन था कि बेवकूफ डायरेक्टर उसे दोबारा मौका नहीं देगा, इसलिए उसने ठान लिया था
कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा के ही रहेगा। हालांकि अचानक उसे लगा कि उसके पैरों तले जमीन फिर से कांप उठी। डिलन घबरा गया, क्योंकि उस दिन यह दूसरी बार था जब भूकंप ने उसे अचानक घेर लिया था। उसी समय किसी ने दूर से उसे पुकारा और अपने पास बुलाया। डिलन तुरंत उस अजनबी की ओर दौड़ा, क्योंकि उसके पीछे क्रैक से मॉन्स्टर निकलने लगे थे। वे डिलन को पकड़ने के इरादे से उसके पीछे दौड़े। उसी समय एक मॉन्स्टर ने डिलन का बैग छीन लिया, जिसमें वही कॉन्ट्रैक्ट था। हालांकि मेन कैरेक्टर इतने किलोमीटर ट्रैवल करके जो हासिल किया था, उसे छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने एक मॉन्स्टर को मुक्का मारा जो उसका बैग छीनना चाहता था। लेकिन उसी समय एक और मॉन्स्टर हाथों में हथियार लिए उस पर झपटा। जिस आदमी ने मेन कैरेक्टर को पुकारा था, वह दौड़कर उसके पास आया और पूछा कि वह क्या कर रहा है। फिर उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने उसका कॉलर पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद उनके ठीक सामने के गेट बंद हो गए और वे गोब्लिन मॉन्स्टर पीछे छूट गए। अजनबी ने अपने रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया। अगले पल उसने गेट पर जो बिजली का झटका छोड़ा, वह उसके पास खड़े सभी मॉन्स्टर पर एक साथ लग गया। फिर उसने डिलेन से कहा कि इससे उन्हें बस थोड़ी देर के लिए ही देरी होगी। उसने आगे कहा कि अवेकन वॉरियर्स जल्द ही यहां आ जाएंगे। उसी समय कई कारें वहां पहुंची और उसमें से अवेकनर निकले, जिन्होंने गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर दिया। कईयों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां बहुत सारे गॉब्लिन्स थे। लेकिन ये उनके लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि वे खूब पैसा कमा पाएंगे। तभी उनमें से एक ने अचानक चिल्लाकर कहा कि आज गोबलिन से लड़ेंगे। वह इरैंक का वॉरियर किम था। उसका निकनेम फायरबॉल था। उसने अपने साथियों को हमला करने का ऑर्डर दिया और फिर सभी मॉन्स्टर की ओर दौड़ पड़े। अवेकनर ने मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पुलिस की डालों के साथ साथ हाथापाई के हथियारों का भी इस्तेमाल किया। उनमें से कुछ ने मॉन्स्टर पर लाइटनिंग स्ट्राइक करने के लिए जादू की छड़ी का भी इस्तेमाल किया। हालांकि ज्यादातर अभी भी हाथापाई के हथियारों से लड़ रहे थे। इस बीच किम ने ऊपर से हमला करने का फैसला किया। उसने अपनी फायर फीस्ट चार्ज की और हवा से मॉन्स्टर्स पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। वह किसी छोटे एस्ट्रॉयड की तरह उन पर कूद पड़ा, जिससे गोबलिन उससे दूर जा गिरे और एक विशाल शॉक वेव की वजह से। कुछ समय बाद वहां मौजूद सभी गोबलिन मारे गए। डिलन को पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने पहली बार अवेकनर को लड़ते हुए देखा था। हालांकि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका बैग कहां है। उसी समय अवेकनर में से डिलन को कहा कि वह लड़ाई वाली जगह के पास ना जाए, क्योंकि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तब मेन कैरेक्टर ने माफी मांगी और कहा कि वह बस कुछ ढूंढ रहा था। उसी समय किम उसके पास आया और डिलन को उसका बैग देते हुए पूछा कि क्या यही वह चीज है जिसकी उसे तलाश थी। किम ने कहा कि गॉड ने उन्हें पावर दी है, इसीलिए उन्हें दुनिया में कमजोरों की हेल्प करनी चाहिए। इस समय एक वॉरियर ने देखा कि उनका कैप्टन फिर से दूसरों के सामने इतराने लगा है। उसने मजाक में अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाने का फैसला किया कि इस बार उनका कैप्टन अपने बारे में कितनी देर तक बात करेगा। लेकिन उसी समय किसी का शरीर उसके चेहरे के ठीक सामने से उड़कर आया। अचानक किम और डिलन ने किसी की चीख सुनी और तुरंत उस आवाज की ओर मुड़े। अचानक उन्होंने देखा कि एक जायंट गॉब्लिन हाथ में किम के एक साथी को उठाए हुए था। किम ने डिलन की ओर मुड़कर उसे तुरंत छिप जाने को कहा। हालांकि उसी समय मैन कैरेक्टर को एहसास हुआ कि डर के कारण उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। तभी किम चिल्लाया और उसे कहा कि जैसे ही वह हिल सके वहां से भाग जाए। फिर वह अपने साथियों की ओर मुड़ा और उनसे मदद मांगी। उसने फिर से अपनी मुट्ठियां कसी और अपने साथियों को कुछ समय देने के इरादे से गॉब्लिन पर झपटा। अगले सेकंड एक भयानक आवाज सुनाई दी। मेन कैरेक्टर डर कर देख रहा था कि क्या हो रहा है। जल्द ही उसने किम को जमीन पर पड़ा देखा। किम हार गया, क्योंकि मॉन्स्टर किम से बहुत ज्यादा ताकतवर था। वह किम के पास आया और उसके सिर पर अपना पैर रख दिया। अगले ही पल खोपड़ी टूटने की आवाज सुनाई दी
किम के साथी तुरंत भागने लगे क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था क्योंकि इस मॉन्स्टर ने उनके कैप्टन को बस 1 सेकंड में निपटा दिया था। इसलिए वे उसे नहीं हरा पाएंगे। इसलिए मैदान पर केवल डायलन ही बचा था। मॉन्स्टर उसे अपनी खूनी निगाहों से देख रहा था। मेन कैरेक्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी लाइफ का एंड इसी तरह होगा। हालांकि उसने मॉन्स्टर की हथियार को सीधे अपनी ओर उड़ते देखा और अपनी आंखें बंद कर ली मौत की तैयारी में। उसी समय उसके दिमाग में एक आवाज आई कि यू आर अवेकन्ड। लेकिन मॉन्स्टर फिर भी वार करने में कामयाब रहा। हालांकि जब धूल जम गई तो मॉन्स्टर ने इंपैक्ट वाली जगह को देखा और महसूस किया कि उसका हथियार जमीन में ढसा हुआ है और उसके नीचे कोई इंसान नहीं है। डिलन किसी तरह मॉन्स्टर के पीछे जाकर कार के पास पहुंच गया। उसी समय डिलन के आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कहा गया था कि अवेकनर कुछ स्किल का उपयोग कर सकता है। लेकिन मेन कैरेक्टर को समझ नहीं आया कि वह ऐसे टाइम पर क्यों अवेकन हुआ। फिर सिस्टम ने बताया कि डिलन को सिस्टम को बेहतर ढंग से जानने के लिए एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। हालांकि उस समय मेन कैरेक्टर ने देखा कि मॉन्स्टर फिर से हाथों में हथियार लिए उसकी ओर दौड़ रहा था। सिस्टम ने डिलन को सूचित किया कि खतरे के कारण उसके शरीर पर कंट्रोल लिया जा रहा है। डिलन ने मॉन्स्टर को फिर से अपनी ओर हथियार घुमाते देखा, लेकिन वह उसे मारने की कोशिश करते हुए यूं ही नहीं देखता रहा। इसके बजाय उसने अपना हाथ बढ़ाया और मैजिक प्रोजेक्टिल स्किल का प्रयोग किया। ये देखकर बचे वॉरियर्स चौंक गए। उन्होंने सोचा कि डिलन कोई मामूली व्यक्ति है। हमले को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वह अवेकन हो गया था। हालांकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह किस रैंक का है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी ताकत नहीं देखी थी। हमला रोकने के कारण मॉन्स्टर की निगाहें धुंध से ढकी हुई थी और फिर मेन कैरेक्टर ने मौके का फायदा उठाया और उसकी टांगों के बीच से निकल गया। जल्द ही उसने खुद को गॉब्लिन मॉन्स्टर के पीछे पाया और फिर से उसकी ओर हाथ बढ़ाया और बर्निंग हैंड का इस्तेमाल किया और एक जबरदस्त ब्लास्ट गॉब्लिन पर किया। लेकिन अचानक गॉब्लिन, जो बिना किसी चोट के ब्लास्ट के धुएं से बाहर आकर जोरदार कि डेलन एक मैजिकल शील्ड से घिरा हुआ है जो ऑटोमेटिक ऑन हो गई थी। तभी डिलन ने देखा कि उसके पीछे जमीन पर एक तलवार पड़ी है। वह तेजी से उसकी ओर दौड़ा और उसे उठा लिया। इस तरह डिलन को भी एक हथियार मिल गया। फिर उसने वेपन इन्हांसमेंट स्किल का इस्तेमाल किया। फिर डिलन मॉन्स्टर की आंखों में खतरनाक नजरों से देखा और उस पर हमला करने के इरादे से उसकी ओर दौड़ा और एक ही स्लैश में आसानी से गोबलिन को 2 टुकड़े में काटते हुए आगे निकल गया। फिर एक क्रैकिंग साउंड सुनाई दी और मॉन्स्टर का शरीर धूल बनकर हवा में बिखर गया। तभी सिस्टम ने उसे बताया कि खतरा टल गया है और शरीर का कंट्रोल यूजर को वापस किया जा रहा है। बाकी बचे अवेकिनर ये सब देखकर डर गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने एक जायंट गॉब्लिन को मारने वाला अवेकनर उनके सामने खड़ा है। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि यह व्यक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। फिर हमें नरेटर बताता है कि यह सब 20 साल पहले यानी 2000 में पूरी दुनिया भर की कैपिटल सिटी में मैजिकल टावर दिखाई देने लगे थे। ये ऐसे मटेरियल से बने थे जो इंसानी सभ्यता से अनजान थे। किसी ने कहा कि इन टावर में डाउस नाम का एक जीव रहता है। तभी से इन मैजिकल टावर पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने कंट्रोल लिया और इसके आसपास लोगों के जाने पर रोक लगा दी। लेकिन कुछ समय के बाद मैजिकल टावर के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली रही। फिर दुनिया भर में मास आउटब्रेक होने लगे, जिसको रोकने के लिए दाउस द्वारा चुने गए लोग जो अलग अलग पावर के साथ अवेकन होने लगे। इस तरह डिलन भी अवेकन हुआ। नेक्स्ट सीन में हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जिसके अंदर डिलन सो कर उठता है। उसे समझ नहीं आया कि क्या सब कुछ ये सच में हुआ था। हालांकि अपने जर्जर सूट को देखकर उसे समझ आ गया कि कल जो भी हुआ वो कोई सपना नहीं था। उसे वह याद आया, कल उसने एक जायंट गॉब्लिन पर हमला किया था और उसके मरने के बाद जैसे ही उसने अपने सामने की ओर देखा तो सिस्टम ने उसे बताया कि खतरा टल गया है
और डिलन को उसके शरीर का कंट्रोल वापस दिया जा रहा है। कंट्रोल पाने के बाद डिलन को एहसास हुआ वह तो गोबलिन के हाथों मारा जाने वाला था। उसी समय मेन कैरेक्टर को एहसास हुआ कि उसके दिमाग में किसी की आवाज आई है। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने जल्द ही खुद को अपने हाथों में एक लोहे की तलवार पकड़े हुए पाया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हथियार उसके हाथों में कैसे आ गया। उसी सेकंड उसे लगा कि जायंट गोबलिन उसके पीठ के ठीक पीछे है, किसी भी पल निगलने के लिए तैयार। हालांकि जब नायक ये देखने के लिए मुड़ा कि क्या मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, तो उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई नहीं था। जहां अभी गोबलिन का शरीर था, वहां सिर्फ उसका हथियार और एक लो ग्रेड ब्लू क्रिस्टल पड़ा था। डिलन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो आवेकन हो गया। उसी समय एक अजीब लड़का और लड़की दौड़कर उसके पास आए। वे खुश थे क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे डिलन ने मैजिक की मदद से एक गोबलिन को निपटा दिया। लेकिन डिलन को समझ नहीं आया कि वे क्या बात कर रहे हैं। वे लगातार दावा कर रहे थे कि उन्होंने जितने भी मेज देखे हैं, उनकी तुलना में वो बहुत ताकतवर है। डोलन ने सुझाव दिया कि उन्हें जल्दी से यहां से चले जाना चाहिए क्योंकि वहां लाशें पड़ी थी। लेकिन अजनबी ने कहा कि यह तो मामूली है, क्योंकि जहां पर भी आउटब्रेक होता है वहां ऐसा अक्सर होता है। डिलन को यकीन नहीं हो रहा था कि लोगों का मरना इतना सामान्य बात है, लेकिन लड़का और लड़की उसे बुलाते रहे। उन्होंने डिलन को अपने साथ चलने को कहा क्योंकि उनके लीडर की मौत हो गई थी और वो डिलन को अपना नया लीडर बनाना चाहते थे। डिलन को याद आया कि कैसे कुछ मिनट पहले ही यह लोग अपने लीडर के मरने पर घबराहट में उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब वे इसे सामान्य मान रहे थे। फिर मेन कैरेक्टर उनसे सोचने का समय मांगा। उसी समय एक महिला उनके पास आई और उनसे शांत होने को कहा। लड़का और लड़की डरकर उसकी ओर मुड़े। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। दो पोनीटेल वाली कमीज और छोटी स्कर्ट पहने लड़की ने कहा कि अब उन्हें उसके ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। डायलन ने कहा कि अवेकनर अथॉरिटी के लोग आखिरकार आ ही गए हैं, जिससे वह बहुत खुश था। 20 साल पहले अवेकनर के आने के साथ ही दुनिया भर की सभी गवर्नमेंट ने एजेंसियों बनाना शुरू कर दिया, जिनका काम अवेकनर के बीच ऑर्डर मेंटेन करना और आउटब्रेक के दौरान मॉन्स्टर से आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस संगठन को कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ अवेकन अफेयर कहा जाता था। इसमें कई प्राइवेट पार्टनरशिप गिल्ड्स भी शामिल है, जैसे ब्लैक पैंथर, प्लम ब्लॉसम और व्हाइट लॉर्ड्स भी है। लिली नाम की लड़की ने बताया कि वे यहां सामान्य से भी जल्दी पहुंच गए। फिर उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहने एक लड़के और एक लड़की को बुलाया। जब उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो डिलन को भागते हुए पाया। वो दोनों भी उसके पीछे दौड़ने लगे और उसे वापस आने के लिए कहा। इस पर लिली के एक बॉडीगार्ड ने पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए, और लड़की ने जवाब दिया कि ऐसा सवाल पूछने की क्या जरूरत है। उसने बॉडीगार्ड को तुरंत दोनों को पकड़ने का ऑर्डर दिया और बॉडीगार्ड ने जल्दी से लड़के और लड़की को पकड़ लिया और दोनों को जमीन पर गिरा दिया। फिर एक बॉडीगार्ड ने डिलन को भागते हुए देखा और पूछा कि क्या उन्हें उसे भी पकड़ना चाहिए, लेकिन लिली ने जमीन पर पड़े बैग को देख लिया और कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। उसने बैग को उठाया और कहा कि वे इस आदमी से फिर मिलेंगे। सुबह 7 बजे डिलन की नींद उसकी अलार्म घड़ी से खुली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे और डायरेक्टर को कैसे समझाए कि वह आउटब्रेक होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करा सका। लेकिन उसने जल्द ही खुद को समझाया कि जो हो गया सो हो गया, और उसने तय किया कि वह जो कुछ भी हो रहा है वह उसे प्रभावित नहीं कर सकता। फिर उसने अचानक अपने गालों पर थप्पड़ मारा। तब डिलन को एहसास हुआ कि वह अवेकन हो गया है और अब उसे एक अवेकन की तरह जीना पड़ेगा। फिर वह अपने स्टेटस को देखने का तय करता है। डिलन कहता है, मुझे पूरा विश्वास है मेरा स्टेटस बिल्कुल मेरे गेम कैरेक्टर की तरह होगा। फिर दलन के सामने उसकी स्टेटस विंडो खुली, जिसको देखकर वह हैरान हो गया। वह एफ रैंक का मेज और अल्केमिस्ट बन गया था। उसकी सभी स्किल 5 स्टार की थी। उसने कहा, यह तो बिल्कुल उसी तरह है जैसे उसके फर्स्ट गेम कैरेक्टर की स्किल थी।
फिर उसकी नजर एक ऐसे स्किल पर गई जिससे वह किसी भी चीज की नकल कर सकता है। यह सब देखकर वह बहुत खुश होकर अपने बेड पर कूद पड़ा। लेकिन तभी दीवार के पीछे से एक पड़ोसी की आवाज आई जो उसे चुप रहने के लिए कह रही थी। डिलन माफी मांगते हुए अपने बिस्तर से उठा और रेफ्रिजरेटर की ओर चला गया। उसे एहसास हुआ कि अभी अगर वो मॉन्स्टर से लड़ेगा तो मारा जाएगा, इसलिए उसे पहले अपने स्किल को सही से सीखना और समझना पड़ेगा। फिर वह पैसे कमाने के बारे में सोचने लगा कि बिना लड़े कैसे पैसा कमाया जा सकता है। पानी पीते समय उसे अचानक से उसे अपनी दूसरे वस्तु की नकल करने वाली स्किल याद आई जो मैक्स लेवल पर थी। डिलन ने तुरंत ही इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपने हाथ में पकड़े गिलास से शुरुआत की। डिलन ने सिस्टम से ग्लास को कॉपी करने को कहा और उसी समय एक चमकता हुआ बॉक्स उसके सामने आया जिसके अंदर गिलास की रिप्लिका बन रही थी। नकल पूरी होने के बाद डिलन ने दोनों गिलास को कंपेयर किया तो यह सब देखकर डिलन हैरान हो गया। उनका साइज, वेट, शेप तीनों समान था। यह सब देखकर डिलन को यकीन नहीं हो रहा था कि यह स्किल उसके गेम से बेहतर तरह से काम कर रही है। एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के बाद डायलन कहता है, अब आर्टिफैक्ट की खोज करने का समय है। अब हमें बताया जाता है आर्टिफैक्ट्स के बारे में। आर्टिफैक्ट्स वो चीजें हैं जिन्होंने साल 2000 में हुए सबसे बड़े आउटब्रेक के दौरान बहुत ज्यादा ऊर्जा सोख ली थी। इन चीजों को अलग अलग लेवल्स में बांटा गया था। दुर्लभ यानी रेयर लेवल और उससे ऊपर वाले आर्टिफैक्ट्स की कीमत तो अरबों तक पहुंच गई थी। जिन लोगों के पास पुरानी चीजें थीं, वो अचानक इन आर्टिफैक्ट्स में बदल गई और उनमें ताकत आ गई। ऐसे लोग एकदम अमीर बन गए। लेकिन परेशानी ये थी कि कोई भी जागृत व्यक्ति इन्हें पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन डायलन के पास एक खास पहचानने की स्किल थी जो उसे गेम से मिली थी। इसलिए वो तुरंत पास की एक पुरानी चीजों की दुकान की तरफ निकल पड़ा। उसे लगा कि अगर कहीं असली आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं तो वो यही जगह होगी। करीब 3 घंटे की तलाश के बाद डायलन को कई कीमती चीजें मिली जिनमें एक बहुत दुर्लभ अंगूठी भी थी। सिस्टम ने बताया कि ये एक ऑनर्डर की हुई रिंग है और ये रेयर लेवल की है। डायलन को यकीन नहीं हुआ कि उसे इतनी कीमती चीज मिल गई। बाकी सामान देखकर उसने सोचा कि आज के लिए इतना काफी है। दुकान का सेल्समैन थोड़ा हैरान था क्योंकि डायलन सुबह से ही उसकी दुकान में था। डायलन ने हंसते हुए कहा कि छुट्टी के दिन पुरानी चीजें ढूंढना उसका शौक है। उसने सामान पैक किया, बैग में रखा और दुकान से बाहर निकल गया। तभी उसका फोन बजा। कॉल उसके डायरेक्टर की थी। पहले तो डायलन थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि अब उसे नौकरी की कोई चिंता नहीं करनी है। जैसे ही उसने कॉल उठाया, डायरेक्टर गुस्से में चिल्लाने लगा, तू अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आया? डायलन ने शांत होकर कहा, अब से मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं करूंगा जो अपने कर्मचारियों की इज्जत ही नहीं करती। यह सुनकर डायरेक्टर और भी चिढ़ गया। वो बोला, क्या तू सच में पैसे नहीं लेना चाहता? दुनिया में बहुत कम कंपनियां हैं जो अपने स्टाफ के साथ इतना अच्छा बर्ताव करती हैं। डायलन को गुस्सा आ गया। वो बोला, आप लोग मुझे ऐसे काम देते थे जिन्हें एक दिन में पूरा करना मुमकिन नहीं था। न छुट्टी देते थे, न आराम, और ऊपर से खाली समय में भी काम बुला लेते थे। इसके बाद डायलन ने कहा, आज के बाद मैं उस ऑफिस में कभी नहीं आऊंगा, और फिर उसने फोन काट दिया। गली में चलते हुए वो सोचने लगा कि अब नौकरी से छुटकारा मिल गया है। अब वो घर जाकर अपना मिला हुआ सामान बेच सकता है। लेकिन तभी उसे पास की गली से झगड़े की आवाज सुनाई दी। दो लोग आपस में भिड़ रहे थे। एक कह रहा था कि उसने गलती से दूसरे को नाराज कर दिया और दूसरा बहुत गुस्से में था। लोग बोलने लगे, दो जागृत लोगों की लड़ाई में बीच में मत पड़ो, वरना नुकसान हो सकता है। दोनों का गुस्सा बढ़ता गया और साफ था कि अब झगड़ा होने वाला है। दोनों ने अपनी मुट्ठियों में जादुई ताकत भर ली और एक दूसरे पर हमला करने वाले थे। तभी अचानक लिली वहां आ गई। वो दोनों के बीच में खड़ी हो गई और एक झटके में दोनों की बाहें पकड़कर उन्हें अलग दिशाओं में फेंक दिया। लिली बोली, जागृत लोगों के बीच लड़ाई करना मना है। अपना नियम पुस्तक ध्यान से पढ़ो।
उसने कहा कि इस बार वो माफ कर देगी, लेकिन अगली बार अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों को जेल भेज देगी। सड़क के उस पार खड़े लोग चिल्लाने लगे, वो कितनी जबरदस्त है और कितनी खूबसूरत भी। लिली ने आसपास के लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर तो भीड़ में खड़े उस लड़के पर टिकी हुई थी। उनकी नजरें मिली और दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर लिली ने हाथ के इशारे से डायलन को अपने पास बुलाया, लेकिन डायलन थोड़ा डर गया था। वो खुद को समझा रहा था कि शायद वो उससे बात नहीं कर रही। फिर भी उसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं लगता था, इसलिए उसने हल्का सा हाथ हिलाया और ये देखकर आसपास खड़े कुछ लोगों ने ईर्ष्या भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। लिली ने कहा, जो चीज तुम पिछली बार छोड़ गए थे वो आकर ले लो। इसके बाद वो दोनों उस ऑफिस की तरफ गए जहां लिली काम करती थी। वहां पहुंचकर लिली ने कहा, अफसोस, हमारे पास सिर्फ इंस्टेंट कॉफी है। डायलन मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मुझे तो यही ठीक लगती है। दोनों एक मेज पर बैठ गए। डायलन ने पूछा, मेरी चीजें कहाँ हैं? लिली ने उसे एक पुराना सूटकेस दिया और बताया कि ये उसी का है जो वो पिछली लड़ाई के दौरान वहीं छोड़ गया था। लिली ने कहा कि उसे उस सूटकेस की जांच करनी पड़ी ताकि वो जान सके कि इसका मालिक कौन है। डायलन ने धन्यवाद कहा और बोला, कोई बात नहीं, जरूरी बात यह है कि मेरी चीजें मुझे वापस मिल गईं। लिली ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, अब काम की बात करते हैं। उसने बताया कि उसे खबर मिली है कि लड़ाके गेट से निकले राक्षस से नहीं निपट पा रहे और उसे लगा कि डायलन ऐसा कर सकता है। बाकी दो लड़ाकों ने भी इसकी पुष्टि की थी। डायलन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, तो क्या तुम मुझे नौकरी देने के लिए बुला रही हो? लिली मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं तुम्हें नौकरी नहीं देना चाहती, लेकिन अगर तुम्हारे पास सच में ताकत है तो तुम्हें जागृत व्यक्ति के तौर पर पंजीकरण कराना चाहिए। मैं बस तुम्हें यही बताना चाहती थी। इसके बाद डायलन ने टेस्ट देने की प्रक्रिया शुरू की। उसने जल्दी से चेक इन किया और उसे कहा गया कि वो डेस्क से अपना सामान ले ले। कुछ ही देर में उसके नतीजे आ गए। लिली ने उसे अपने पास बैठाया और बोली, अब मैं तुम्हें सब कुछ समझा देती हूं। लेकिन उसी पल डायलन थोड़ा नर्वस महसूस करने लगा। लिली ने ध्यान से उसके रिजल्ट देखे और मुस्कुरा दी। डायलन को लगा कि उसके नंबर बहुत कम हैं, पर लिली ने कहा, ऐसा नहीं है। उसने उसे एक कागज दिया जिस पर लिखा था, आवेदन स्वीकृत। मतलब डायलन टेस्ट में पास हो गया था। लिली ने मुस्कुराते हुए उसे एक जागृत व्यक्ति के तौर पर बधाई दी और कहा, तुम्हारी लंबी उम्र हो। डायलन मन ही मन सोचने लगा कि ये लड़की सामान्य शुभकामनाएं भी कुछ अलग अंदाज में देती है। थोड़ी देर बाद लिली ने कहा, ठीक है, हमारी बात यहीं खत्म होती है, और उसने उसे बाहर निकलने का इशारा किया। जैसे ही डायलन बाहर निकला, एक कर्मचारी लिली के पास आया और बोला, आप उस लड़के से इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही है? उसमें तो कोई खास क्षमता नहीं दिखती। लिली हल्के से मुस्कुराई और बोली, कभी कभी मुझे भी जिज्ञासा होती है, बस उसी वजह से। थोड़ी देर बाद डायलन इमारत से बाहर निकला। बाहर कुछ कर्मचारी आम लोगों को अपनी कंपनी की तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। डायलन को समझ आया कि वो नए लोगों को वहीं दरवाजे पर लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब उसने देखा कि उनमें कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो उसे थोड़ी राहत मिली। उसे लगा, ठीक है, बेहतर है कि मैं बिना किसी का ध्यान खींचे अपने काम पर ध्यान दूं। मुझे बस पैसा कमाना है। घर पहुंचकर डायलन ने फैसला किया कि वो उस दुर्लभ अंगूठी पर अपनी डुप्लीकेट बनाने वाली स्किल का इस्तेमाल करेगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके सामने फिर से एक नीला चमकता हुआ गोला प्रकट हुआ जिसमें उस वस्तु का संश्लेषण शुरू हुआ। लेकिन सिस्टम ने तुरंत उसे सूचित किया कि नकल बनाने की कोशिश असफल रही, क्योंकि उसका लेवल अभी बहुत कम था और सफलता की संभावना 0% थी। डायलन ने गहरी सांस ली और सोचा, शायद अभी ऐसे दुर्लभ अवशेषों की नकल करने की कोशिश करना बेवकूफी है। डायलन के पास अभी भी कुछ पुरानी चीजें बची थीं, तो उसने सोचा कि क्यों ना उन पर अपना स्किल आजमाया जाए। उसके पास एक 67 साल पुरानी छायदानी थी, एक पुराने राइटर की फाउंटेन पेन
और एक चैंपियन की मैजिक बेल्ट। डायलन ने सोचा कि वो फिलहाल इस रिंग को अपने पास ही रखेगा, क्योंकि अब वो एक अवेकनर था। वो डिवोर्स नाम की साइट से इस रिंग की असली वैल्यू पता कर सकता था। बाकी चीजों की वो कॉपी बनाकर ऑक्शन में बेचने की सोच रहा था। पिछले 20 सालों में दुनिया भर में बहुत से अवेकनर्स सामने आए हैं, और डिवोर्स एक ऐसी जगह बन गई है जहां ये सब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। यहाँ वो न्यूज, डंजन्स और बाकी अपडेट शेयर करते हैं। डिवोर्स की अपनी ऑक्शन साइट भी है, जहां चीजें खरीदी बेची या एक्सचेंज की जाती है। इसी बीच जापान में एक अवेकनर लड़की थी, रानाता। वो अपने घर में बैठी ऑक्शन देख रही थी। उसे वहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखी। वो वही फाउंटेन पेन था जो डायलन ने बेचने के लिए रखा था। रानाटा ने देखा कि ऐसी चीजें बहुत कम बार रिलिक्स, पुराने आर्टिफैक्ट्स बनती हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन पढ़कर पता चला कि इस पेन से नॉलेज लेवल बढ़ जाता है। वो सोचने लगी, इतनी रेयर चीज तो मुझे जरूर लेनी चाहिए। कई लोग उस पेन पर बोली लगा रहे थे, क्योंकि उसकी कीमत ठीक ठाक थी। लेकिन आखिर में रानाटा ने वो एंशिएंट पेन खरीद ही लिया। कहानी अब सोल में जाती है, जहां व्हाइट लोटस गिल्ड की एक बड़ी बिल्डिंग थी। उसकी टॉप फ्लोर पर एक लग्जरी ऑफिस था, जहां सब कुछ सोने जैसी चमक में नहाया हुआ था। वहां गिल्ड का ओनर कोर अपनी गर्लफ्रेंड मरिया से बात कर रहा था। मारिया ने कहा कि उसे डिवोर्स पर हुए लेन देन की नई लिस्ट मिल गई है। कोर, जो कि कोरिया का सबसे पावरफुल गिल्ड मास्टर था, पहले तो समझ नहीं पाया कि वो कहना क्या चाह रही है। मारिया ने बताया, किसी ने एक रेयर रिलिक और एक नॉर्मल रिलिक बेचे हैं, और उनमें से एक पहले ही बिक चुका है। कोर ने अंदाजा लगाया कि सेलर कोई आम इंसान नहीं है। मारिया बोली, इस सेलर की नई आईडी है और कोई नहीं जानता कि वो कौन है। अवेकनर के पास तो एक ही लॉगिन होता है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, उसने कहा। ये रेलिक्स इतने रेयर हैं कि 30 डंजन क्लियर करने के बाद भी नहीं मिलते। कोर को तब समझ आया कि वो इशारा कर रही थी कि उस आदमी में रेलिक खोजने की कोई हिडन एबिलिटी है। मारिया ने बताया, महंगे रेलिक्स तो मार्केट में बिकते हैं, लेकिन कमजोर रेलिक्स ऑनलाइन बिक जाते हैं। फिर भी ये सेलर बाकी लोगों से अलग लगता है। कोर ने कहा, ऐसी चीजें हर किसी को नहीं मिलती। मुझे लगता है इस आदमी में कुछ खास बात है। उसने कहा कि वो डेव टीम से बात करेगा और इस आदमी के बारे में पूरी जानकारी निकलवाएगा। मारिया मुस्कुराई और बोली, थैंक यू, तुम्हारी मदद काम आएगी।